Good morning student, myself हूँ मिस्टर इन क्लास BSc पार्ट फर्स्ट zoology में डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंतर्गत हम पेपर थर्ड जो है उसे स्टडी कर रहे हैं। तो कल की क्लास में हमने डेवलपमेंटल बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन देखा था और प्रारंभिक अवस्था में किस प्रकार से इस बायोलॉजी की स्टडी की नींव रखी गई उसके बारे में अध्ययन किया। आज हम उसी के संबंध में जो प्रारंभिक प्रचलित जो सिद्धांत थे उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत मूलतः 6 सिद्धांत दिए गए हैं और उन सिद्धांतों के द्वारा जो है आज की मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी या डेवलपमेंटल बायोलॉजी को स्टडी की जाती है। तो सबसे फर्स्ट जो थ्योरी दी गई थी वो प्री फॉर्मेशन थ्योरी या पूर्व रचना सिद्धांत दिया गया था, जो कि स्वैमरडर्म के द्वारा 1637 में प्रपोज किया गया था और 1680 तक ये जो है वो प्रचलित रहा था। इनके अनुसार जो एनिमल की जर्म सेल्स हैं, स्पर्म और ओवम, उनके अंदर जो है भ्रूण का या वयस्क का जो है वो लघु रूप संरक्षित रहता है और इसे इन्होंने होमनक्यूलस कहा था। और डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर केवल इसके अंदर ग्रोथ होती है और ये कॉइल्ड फॉर्म से जो है एडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि प्रारंभिक अवस्था में कई वैज्ञानिकों के द्वारा इस मत को समर्थन भी प्राप्त हुआ था। और फिर आगे बॉनेट के द्वारा जो है 1729 के अंदर कहा गया कि ये जो माइक्रो स्ट्रक्चर हैं जिन्हें होमनक्यूलस कहा गया है, वह बेसिकली ओवम के अंदर स्टैंड करता है, जिसे केवल स्पर्म के द्वारा स्टुमुलेट किया जाता है डेवलप होने के लिए। उन्होंने ओवम को ओविस टर्मिनोलॉजी से रिप्रेजेंट किया था और जो न्यू साइंटिस्ट इसी सीक्वेंस में थे, जिसके अंदर मुख्यतः हार्ट सॉकर नामक साइंटिस्ट थे 1725 में, उन्होंने इस लघु रूप को स्पर्म के हेड रीजन में जो है प्रपोज किया था और इसका नाम उन्होंने स्पर्मिस्ट दिया था। सेकेंड थ्योरी जो दी गई थी उसे अनुजनन सिद्धांत कहते हैं या थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस कहते हैं, जो कि कैस्पर फ्रीडरिच वुल्फ के द्वारा 1759 में प्रपोज की गई थी और इन्होंने थ्योरा जनरेशंस नामक बुक के अंदर इसको प्रपोज किया था। इनके अनुसार जो मुर्गी का अंडा होता है उसके अंदर जो चिक हैं वो जो हैं स्मॉल रूप में, एक लघु रूप में उपस्थित होते हैं और उन्होंने चिक के इन एम्ब्रियोज पर स्टडी के आधार पर ये प्रमाणित किया कि जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है वो बेसिकली एग में नए ऑर्गन्स की सीक्वेंशनल चेंजेस के कारण होता है और इसी चेंजेस होने वाली साइकिल को उन्होंने एपिजेनेसिस या अनुजनन और पश्चजनन नाम दिया, जिसे कि जॉन फ्रीडरिच मैकल ने 1781 से 1833 तक इस मत को अपना सपोर्ट प्रदान किया था। इसी क्रम में जो थर्ड थ्योरी प्रपोज की गई थी वो बेयर्स लॉ या बेयर के नियम के द्वारा प्रपोज किया गया था और एज एवरीबडी नो कि जो कार्ल अर्नस्ट वॉन बेयर हैं वो फादर ऑफ मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी कहलाते हैं और इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर ये बताया कि जो एनिमल्स में जो ऑर्डिनरी कैरेक्टर्स होते हैं वो बेसिकली एनिमल की डेवलपमेंट प्रोसेस में पहले उद्भव होते हैं और जो स्पीशीज़ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स होते हैं वो डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर बाद में प्रकट होते हैं तथा इसी जो लॉ को बेयर्स लॉ या बेयर का नियम कहते हैं।
अगले क्रम में जो फोर्थ लॉ प्रपोज किया गया था उसे जाति आवर्धन सिद्धांत या पुनरावर्तन सिद्धांत या रिकैपिचुएशन थ्योरी या बायोजेनेटिक लॉ, इन 4 टर्मिनोलॉजी से जाना जाता है। बेसिकली इसे मूलर इन 1864 और हैकल इन 1868 में, जो बेयर्स ने जो अपना थ्योरी प्रपोज किया था उसी को इन्होंने जो है आगे अपने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू जो है स्ट्रेंथ प्रदान की थी और उसी थ्योरी में मॉडिफिकेशन करके पुनरावर्तन सिद्धांत या रिकैपिचुएशन थ्योरी प्रस्तुत की। इस मत के अनुसार जो एनिमल है उसकी डेवलपमेंट में जो ऑर्डिनरी कैरेक्टर्स हैं, प्राचीन लक्षण हैं, वो पहले उद्भव होते हैं तथा जो स्पेसिफिक होते हैं, यूनिक कैरेक्टर्स होते हैं, वो लक्षण डेवलपमेंट प्रोसेस में बाद में उपस्थित होते हैं। और परिवर्धन की इसी साइकिल को, इसी प्रक्रम को जाति के विकास प्रक्रम की पुनरावृत्ति कहते हैं। और इसके अंदर उन्होंने ऑन्टोजेनी यानी व्यक्तिव्रत और फाइलोजेनी यानी जातिव्रत जो है सिद्धांतों को प्रतिपादित किया था, जिसके अनुसार जो पूर्व के प्राणी के निर्माण के परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है उसमें किसी जाति की ऐतिहासिक और विकासीय परिवर्तन को जातिवृत्तीय परिवर्तन कहते हैं। और इस सिद्धांत का जो मॉडिफाइड रूप है उसी को बायोजेनेटिक लॉ कहते हैं, जिसके अंतर्गत ऑटोजनी इज़ अ शॉर्टेंड एंड मॉडिफाइड रिकैपिचुएशंस ऑफ फाइलोजनी, यानी व्यक्तिव्रत परिवर्धन जातिव्रत आवर्धन का आधुनिक आवर्तन या रिपीटिशन होता है। इस प्रकार से इन्होंने अपना लॉ प्रपोज किया था। फिफ्थ थ्योरी जो है जर्म लेयर कॉन्सेप्ट या जनन स्तर संकल्पना के नाम में प्रस्तुत की गई थी, जिसे 18वीं शताब्दी में स्प्लैनजॉनी ने प्रपोज किया था। और इन्होंने अपना जो एक्सपेरिमेंटल मेंबर लिया था वो बेसिकली एम्फीबियन जाइगोट था, जिसमें उन्होंने क्लीवेज प्रोसेस को देखा। और इन्हीं की टीम की जो अन्य साइंटिस्ट थे, जिनमें पांडर जो हैं 1817 में, इन्होंने जो चिक एम्ब्रियो है उसके अंदर ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन यानी एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म जर्म लेयर की फॉर्मेशन और उनके डेवलपमेंट प्रोसेस को, साथ ही साथ सभी टिश्यूज़ में जो डेवलपमेंट होता है उसके अंदर इन जर्म लेयर के पार्टिसिपेशन के बारे में बताया था, जिसे कोवेल विस्की ने 1846 में एम्फीबियन के इन ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन या जो जर्म लेयर्स हैं उनकी डेवलपमेंट की स्टडी में अपनी हेल्प जो है वो दी थी। और इन्होंने भी अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताया कि जो जाइगोट है उसमें पहले जो है यूनी लेयर यानी जो एक स्तरीय जो है वो ब्लास्टुला का फॉर्मेशन होकर बाद में इन्वेजिनेशन के थ्रू डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन आती है। और ये जो स्टडी थी वो पूरे एनिमल किंगडम के अंदर एज अ टाइप स्टडी मेंबर यानी इसी यूनिक प्रोसेस से होते हुए सभी का डेवलपमेंट होता है। इस प्रकार से इन्होंने प्रपोज किया था। नेक्स्ट थ्योरी जो थी वो जर्म प्लास्ट थ्योरी या जनन द्रव सिद्धांत जो है ऑक्सटन विजमैन के द्वारा 1883 में प्रपोज किया गया था। और इनके अनुसार किसी एनिमल में जो है बेसिकली 2 टाइप्स की सेल्स होती हैं ये बताया गया था। और उन सेल्स को हम सोमेटिक सेल्स और जर्म सेल्स इन भागों में सब क्लासिफाइड करते हैं। तो इस आधार पर वो ये बताना चाह रहे थे कि जो जर्म सेल्स हैं वो फंक्शनल स्पेसिफिक हो जाती हैं और रिप्रोडक्शन के अंदर पार्टिसिपेशन करती हैं। आगे हम इसी
जब पेपर के अंदर जो हैं अब मॉडर्न बायोलॉजी में जब हम डेवलपमेंटल ब्रांच में एंटर करते हैं तो जितनी भी एविडेंसेस या फैक्ट्स हैं वो सारे एक्सपेरिमेंट के थ्रू या प्रैक्टिकल्स के थ्रू जो हैं प्रूव किए जाते हैं। इसीलिए हम एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रियोलॉजी ब्रांच के अंदर बेसिकली 3 जो हैं वो 4 जो एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रियोलॉजी की ब्रांचेस दी गई हैं उनकी स्टडी करते हैं, जिसके अंतर्गत जो है जो अर्लियर साइंटिस्ट है जिसमें वीजमैन, रोक्स और एंडर्स, स्पमैन और मॉर्गन, इन्होंने अपनी एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ के द्वारा, एनालिटिकल स्टडीज़ के द्वारा जो है साइंस में डेवलपमेंटल बायोलॉजी की एक नई ब्रांच रखी जिसे हम एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। और उसके फाउंडेशन के समय आपने जो थ्योरीज प्रस्तुत की थी उसमें से मुख्य थ्योरी में प्रथम जो थ्योरी थी वो मोज़ेक थ्योरी थी। इसके अंतर्गत जो है हेकल नामक साइंटिस्ट, हेकल जो साइंटिस्ट थे उनकी ही जो हैं स्टूडेंट रुक्स थे। इन 1888 इन्होंने ये हाइपोथेसिस प्रपोज की थी कि डेवलपमेंट में सेल्स का जो विभेदन है वो एक इम्पॉर्टेंट जो है वो फिनोमेना है। इन्होंने एम्फीबियंस के एग, एम्फीबिया में भी जो टाइप स्टडी मेंबर लिया वो फ्रॉग लिया, तो फ्रॉग्स के जो एग हैं उसके अंदर स्टडी की और बताया कि ओवम जो है उसके अंदर डेवलपमेंट के प्रोसेस के समय ही साइट स्पेसिफिक एरियाज़ जो हैं वो स्पेसिफाइड या विशिष्टीकृत हो जाते हैं। और साथ ही इन्होंने ये बताया कि जो एग है उसके अंदर एक्टिव पोल और वेजिटेटिव पोल्स जो होते हैं वो डिटरमाइन हो जाते हैं, और जो कि निषेचन या फर्टिलाइजेशन से पूर्व ओवम के अंदर जो है वो समांगी रूप से और अविभेदित रहते हैं, अनडिफ्रेंशिएटेड रहते हैं। परंतु जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है तो इन सभी के अंदर जो है इन जो एक्टिव पोल और वेजिटेटिव पोल है इनके अंदर रीअरेंजमेंट होता है, जिसके कारण एक प्रोसेस जिसे क्लीवेज कहते हैं उससे जो सेल्स बनती हैं उन्हें हम ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। ब्लास्टुला अवस्था के कारण जो हैं साइट स्पेसिफिक होकर सेल अरेंज हो जाती हैं, और यह अरेंजमेंट जो है कॉम्पिटेंस की दृष्टि से या सामर्थ्य की दृष्टि से जो है ब्लास्टुला में एक मोज़ेक स्ट्रक्चर की जैसे हम असेंबली के अंदर हम जब अरेंज हो जाते हैं, हम क्लास वाइज अरेंज होकर एक या किसी टीम पोल के अंदर अरेंज होकर जो है वो खड़े हो जाते हैं, उसी प्रकार से सेल्स अपने आगामी फंक्शंस के लिए एक प्रॉपर मैनर के अंदर अरेंज हो जाती हैं, जिनका बेसिकली अरेंजमेंट 2 पोल्स पर होता है, एक्टिव पोल और वेजिटेटिव पोल। और इन सेल्स के अंदर विभेदन की जो है डिफरेंशिएशन की जो है अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसी सिद्धांत को मोज़ेक सिद्धांत कहते हैं। इसी के एडजॉइनिंग दूसरा सिद्धांत दिया गया जिसे रेगुलेटिव थ्योरी या नियमकारी सिद्धांत कहते हैं, जो कि एक जर्मन साइंटिस्ट ड्रिश ने इन 1891 के अंदर प्रपोज किया था। और आपने जो रुक्स का जो हाइपोथेसिस थी उसका विरोध किया था। आपका टाइप स्टडी मेंबर जो था, सैंपल मटेरियल जो था वो सी अर्चिन था, जिसके ओवम के अंदर आपने स्टडी की, और आपकी स्टडीज़ के द्वारा आपने प्रूव किया था कि जो प्रारंभिक एम्ब्रियो की जो प्रत्येक कोशिका है उस प्रत्येक कोशिका के अंदर कंप्लीट एम्ब्रियो को डेवलप करने की क्षमता पाई जाती है या सामर्थ्य होती है, परंतु उनका भविष्य उनकी स्थिति पर निर्भर करता है, यानी वो कहाँ पर अरेंज हैं। इसे ही परिवर्धन का नियमकारी सिद्धांत कहते हैं। इसी संबंध में जो तीसरी थ्योरी दी गई थी वो मैं ब्लैकबोर्ड पर नहीं लिख पाया। जो तीसरी थ्योरी दी गई थी वो इसी सिद्धांत का जो है वो एक्सटेंशन था, जिसे हम ग्रेडियंट थ्योरी या प्रवणता सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत को बोवेरी ने और चाइल्ड ने 1940 में प्रपोज किया था। उनके अनुसार जो ओवम है उसके एनिमल पोल और वेजिटेटिव पोल के बीच में मेटाबॉलिक एक्सियल ग्रेडियंट प्रेजेंट होता है। उपापचयी अक्षीय प्रावस्थान
ये मेटाबॉलिक एक्सल ग्रेडियंट प्रेजेंट होने के कारण ये इसकी मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट को या संरचनात्मक विकास गतियों का कंट्रोल करती है, जिसे रेनस्ट्रॉम ने 1967 में जो है मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट के लिए दो प्रवणताएं या दो प्रकार की मूवमेंट की उपस्थिति को प्रपोज्ड किया था, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि एक प्रकार की मूवमेंट को हम एक्टिव ग्रेडियंट कहते हैं, जो कि बेसिकली एक्टिव पोल से वेजिटेटिव पोल की ओर डायरेक्ट होती है या उस डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट करती है, जबकि दूसरी जो ग्रेडियंट मूवमेंट है उसे वेजिटल ग्रेडियंट या अक्रिय प्रवणता कहते हैं, जो कि मुख्य रूप से अक्रिय ध्रुव से सक्रिय ध्रुव की ओर मूव करती है। और ग्रेडियंट सिद्धांत के अनुसार क्लीवेज, गैस्टुलेशन, ब्लास्टुलेशन एवं मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट की कई प्रकार की स्टडीज़ के लिए एक प्रारंभिक फाउंडेशन दी गई थी। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट थ्योरी जो कि ऑर्गेनाइजर थ्योरी या संगठक सिद्धांत के नाम से जानी जाती है, जो कि 20th सेंचुरी के अंदर स्पीमैन के द्वारा प्रपोज की गई थी, और आपने अपने एक्सपेरिमेंट को जो एम्फीबियन एम्ब्रियो हैं उनके अंदर एक्सपेरिमेंट किया था। आपके द्वारा बताया गया कि एक एम्ब्रियोनिक टिश्यू के अंदर उसके पास में उपस्थित जो दूसरे टिश्यू मास हैं उन्हें एक विशिष्ट संरचना के फॉर्मेशन के लिए इंड्यूस किया जाता है या प्रेरित किया जाता है, और प्रेरित करने वाले ऊतकों के इस समूह को प्रेरक या इंडक्टर कहते हैं, या इसे ऑर्गेनाइजर या संगठक कहते हैं। इसे ही हम प्राइमरी ऑर्गेनाइजर कहते हैं, तथा इसके संरचना विकास प्रभाव को इंडक्शन या प्रेरण कहते हैं। स्पीमैन के अनुसार जो इंडक्शन की प्रोसेस है वो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए एक अति आवश्यक जो है एक्टिविटी है, और इसी के कारण आपको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इसी एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रियोलॉजी के बाद जब साइंस के अंदर और ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ और अदर ब्रांचेस बनी, तो एक और नई ब्रांच जिसे हम एनालिटिकल एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं उसका ओरिजिन हुआ, जो कि बेसिकली 1990 में मॉर्गन नामक साइंटिस्ट के द्वारा प्रपोज की गई थी। और आपने जो डेवलपमेंटल बायोलॉजी का जो आज का मॉडर्न मॉडिफिकेशन है, जिसमें बेसिकली जो भी एक्टिविटी होती है वो जेनेटिकली कंट्रोल होती है, इसी आधार पर आपने जो एम्ब्रियोलॉजी है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल जो उसकी सिस्टर बायोलॉजीज़ हैं, जिसमें क्रोमेटोग्राफी, इलेक्ट्रोफोरेसिस, रेडियो एक्टिव ट्रेसर्स, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, स्कैनिंग आदि को भी इन्वॉल्व किया, और इस सभी साइंसेस के मिले जुले रूप को हम एनालिटिकल एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। और इन्हीं सभी स्टडीज़ के आधार पर अब हम आगे की क्लास में पर्टिकुलरली जो गैमीट सेल्स हैं उनके फॉर्मेशन से लेकर कंप्लीट एडल्ट तक बनने की सभी प्रक्रियाओं को स्टेप बाय स्टेप अध्ययन करेंगे। तो आज की क्लास में हमने जो इसका जो प्रारंभिक हिस्ट्री के अंदर जो एम्ब्रियोलॉजी की जो स्थिति थी या उसका ओरिजिन किस प्रकार से होकर आज वो सिंपल बायोलॉजी जो है वो कॉम्प्लेक्स में या एक मॉडर्न बायोलॉजी एम्ब्रियोलॉजी में किस प्रकार से कन्वर्ट हुई, उसकी सीक्वेंशनल थ्योरीज़ की अध्ययन की है। आगे की क्लास में हम होने वाले जो चेंजेस हैं उनको सब क्लासिफाइड करते हुए पढ़ेंगे। थैंक यू।